हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र के मूलभूत अवधारणाओं से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा। ये प्रश्न रहने वाले हैं समुदाय, संस्था, समिति, संस्कृति, मानदंड एवं मूल्यों से। एंड ये क्लास आपकी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जो कर दीजिए। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जीआईसी एग्जाम के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, एंड इसका जीआईसी के लिए समाजशास्त्र का भी प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जीडीसी का बात की जाए तो जीडीसी का भी यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस आ चुका है। यूजीसी नेट एग्जाम के लिए भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जिसमें आपको टोटल 10 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। आरपीएससी की अगर बात की जाए फर्स्ट ग्रेड के लिए तो उसका सोशियोलॉजी का आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। आरपीएससी राजस्थान यानी कि राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट, उसके जीके का प्रैक्टिस सेट, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सोशियोलॉजी और उसके जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एंड अब बात की जाए नोट्स की, जो कि यूपी पीजीटी को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। ये आप इस नोट्स में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। जैसे कि बहुत से बच्चों ने कहा था, वे पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए बात कर रहे थे ना कि नोट्स में हो, क्योंकि इससे पहले वाले जो नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे थे वो इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे, जो कि सभी एग्जाम्स में लगभग पूछे जाते हैं। तो ये आपके जो नोट्स है ये यूपी पीजीटी एग्जाम के लिए, इसमें सारा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया गया है। एंड बात की जाए राजस्थान सेकेंड ग्रेड की नोट्स की, तो ये यहाँ पर ये भी आ चुके हैं। आप में से बहुत से बच्चे कह रहे थे, तो ये नोट्स आ चुके हैं। एंड अब ये बात की जाए, ये नोट्स हैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हैं, ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हैं। ये लगभग समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में आपको ये टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, तो आप इन्हें देख सकते हैं। थिंकर्स से रिलेटेड भी नोट्स हैं, जिसमें इंडियन थिंकर्स शामिल हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको फोल्डर मिल जाएगा चैनल के प्लेलिस्ट में, आप वहां से सारी क्लासेस देख सकते हैं। ये 4th क्लास है, यहां तक हो गया था। चलिए यहां से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, किसने कहा समिति सदस्यता इंगित करती है संस्था सेवा विधि या साधन को इंगित करता है। ऑप्शन है यहाँ पर मैकएवर, नाडेल, मैक्स वेबर, जिन्सबर्ग। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। समिति सदस्यता इंगित करती है, जबकि संस्था सेवा की विधि या साधन को इंगित करता है, दर्शाता है। यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैकेवर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, मैकेवर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मैकेवर की बात की जाए तो इन्होंने सामाजिक परिवर्तन प्रतिमान की बात की है। सामाजिक परिवर्तन प्रतिमान की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। और इसके अलावा बात की जाए, इन्होंने भौतिक संस्कृति को सभ्यता कहा था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। भौतिक संस्कृति को क्या कहा था, सभ्यता कहा था। किसने कहा था, मैकेवर ने कहा था। नाडेल की बात की जाए तो इन्होंने भूमिका जाल की अवधारणा दी है, ठीक है, भूमिका जाल की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। इसके अलावा संबंधात्मक भूमिका की बात भी इन्होंने की है, संबंधात्मक भूमिका और गैर संबंधात्मक भूमिका। ये किसके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, नाडेल के, ठीक है, किसके हो जाएंगे, ये नाडेल के हो जाएंगे। एंड मैक्स वेबर की बात की जाए, ठीक है, तो इन्होंने सामाजिक क्रिया की बात की है, ठीक है, सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए थे। शक्ति व सत्ता की बात की है, शक्ति व सत्ता की बात की, जिसमें 3 तरह की शक्ति व सत्ता की बात की है इन्होंने। नौकरशाही की भी बात की है इन्होंने, ठीक है, ध्यान रखेंगे, नौकरशाही की बात की है। और इस नौकरशाही में इन्होंने अलगाव की बात की है, ठीक है, इसे भी आपको याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मैकेवर है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, बताना है इनमें से कौन सा सही है। विकल्प ए है, समिति विशेष हितों की पूर्ति करने के लिए मनुष्यों का एक संगठन है, जबकि उन हितों की पूर्ति के लिए निर्मित नियमों की व्यवस्था है। संस्था
ठीक है, यहाँ संस्था कर ले, जबकि संस्था उन हितों की पूर्ति के लिए निर्मित नियमों की व्यवस्था है। ऑप्शन बी है समितियों की अपेक्षा संस्थाएं अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होती हैं। विकल्प सी समिति मूर्त है जबकि संस्था मूर्त होती है। विकल्प डी में उपरोक्त सभी यहाँ पर सही बताए गए हैं। आप सभी बताएं यहाँ पर क्या होगा। ये सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी समिति है। दहेज प्रथा, श्रमिक संघ, विवाह, नातेदारी यहाँ पर दिया गया है। समिति की बात हो रही है, तो समिति की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, व्यक्तियों का समूह है। ठीक है, समिति क्या है, व्यक्तियों का समूह है। इसमें सदस्यता कैसी होती है, ऐच्छिक सदस्यता होती है, ऐच्छिक सदस्यता होती है। विचार पूर्वक इसकी स्थापना की जाती है, विचार पूर्वक इसकी, एक सेकेंड, विचार पूर्वक इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, और इसके अलावा औपचारिक नियम व संबंध देखने को मिलते हैं, औपचारिक नियम व संबंध हमें देखने को मिलते हैं। इसके निश्चित उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। और इसके अलावा बात की जाए इसकी प्रकृति की, नेचर कैसा है, तो ये इसकी प्रकृति कैसी होती है, अस्थायी प्रकृति होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अस्थायी इसकी प्रकृति होती है। ठीक है, तो व्यक्तियों का समूह है, ऐच्छिक सदस्यता होती है, विचार पूर्वक इसकी स्थापना की जाती है, औपचारिक नियम व संबंध पाए जाते हैं, उद्देश्य इसके निश्चित होते हैं और अस्थायी इसकी प्रकृति होती है। यहाँ पर समिति क्या होगी, श्रमिक संघ होगी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यह तर्क किसका है कि किसी एक हित या कुछ हितों को प्राप्ति के लिए निर्मित संगठन समिति है। ऑप्शन है ग्रीन, ब्लूमर, मैकेवर एंड पेज, बोटोमोर। यह तर्क किसका है कि किसी एक हित या कुछ हितों की प्राप्ति के लिए निर्मित संगठन समिति है, यह किसका कहना है। यहां पर राइट क्या होगा, यहाँ पर राइट क्या होगा, किसी एक हित या कुछ हितों की प्राप्ति के लिए निर्मित संगठन समिति कहलाता है। ये किसका कहना है, मैकेवर एंड पेज का कहना है। ठीक है, मैकेवर एंड पेज ने राज्य को क्या कहा था, राज्य महासमिति है। राज्य को इन्होंने समिति की अपेक्षा क्या कहा, राज्य क्या है, महासमिति है। ठीक है, क्यों कहा था राज्य को महासमिति, अगर हम राज्य को देखें, ठीक है, राज्य को हम समिति के दृष्टिकोण से देखें, ठीक है, तो राज्य में हमें समिति के कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। इसका राजनीतिक उद्देश्य होता है। ठीक है, एक ये लक्षण हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसका औपचारिक संगठन होता है। ठीक है, औपचारिक संगठन हमें देखने को मिलता है। औपचारिक नियम होते हैं, औपचारिक नियम हमें देखने को मिलते हैं। तो ये क्या होगी, ये राज्य के समिति के लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। अब राज्य महासमिति क्यों है, क्यों कहा इन्होंने महासमिति, क्योंकि राज्य संप्रभु है, संप्रभुता की शक्ति राज्य के पास होता है, राज्य के पास होती है। तो राज्य क्या है, संप्रभु है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जबकि अन्य समितियों में हमें ये नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, अन्य समिति में ये विशेषता हमें संप्रभुता की नहीं देखने को मिलती है, इसमें ही देखने को राज्य में मिलती है। और सदस्यता इसमें कैसी है, अनिवार्य होती है। जब हम समिति की दृष्टिकोण से देखते हैं, जब हम राज्य की बात करते, अगर हम समिति के लक्षण की बात करें तो उसमें हमें सदस्यता कैसे देखने को मिलती है, ऐच्छिक सदस्यता। लेकिन जब हम राज्य की बात करते हैं, जब इसे महासमिति मैकेवर कहते हैं, तो वे कहते हैं कि राज्य के में सदस्यता कैसी है, अनिवार्य सदस्यता होती है। ठीक है, ऐच्छिक नहीं होती है। ठीक है, ऐच्छिक सदस्यता इसमें नहीं होती है, अनिवार्य सदस्यता होती है। और इन्होंने एक ये भी कहा था कि राज्य के अंतर्गत, ठीक है, राज्य के अंतर्गत कई समितियां होती हैं। ठीक है, इसमें भी राज्य के अंदर भी कई समितियां होती हैं, और जिन पर, ठीक है, जिन पर नियंत्रण राज्य का होता है। ठीक है,
इस वजह से इन्होंने राज्य को क्या कहा था, राज्य महासमिति है। समिति के लक्षण, राजनीतिक उद्देश्य है, औपचारिक संगठन है, औपचारिक नियम होते हैं। महासमिति क्यों कहते हैं, क्योंकि राज्य के पास क्या है, संप्रभुता की शक्ति है, बाकी अन्य समितियों के पास संप्रभुता जैसी विशेषता नहीं देखने को मिलती है। राज्य की सदस्यता अनिवार्य है, जबकि जब हम समिति के लक्षण की बात करते हैं तो वहां पर ऐच्छिक सदस्यता होती है। और राज्य के अंदर कई समितियां हमें देखने को मिलती हैं जिन पर कंट्रोल किसका होता है, स्टेट का होता है, राज्य का होता है। इस वजह से राज्य को इन्होंने महासमिति कहा था। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे, पूछा जाता है क्यों, किसने कहा था राज्य को महासमिति। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है इनमें से कौन सी संस्था की विशेषता नहीं है। नियमों की संरचना, प्रतीक, एक अमूर्त व्यवस्था, व्यक्तियों का समूह। बताएं यहां पर संस्था की कौन सी विशेषता नहीं है। यहां पर बताएं सही क्या होगा, राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, व्यक्तियों का समूह। ठीक है, व्यक्तियों का समूह, विकल्प डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं समिति का, तो समिति मार्गदर्शन का काम करती है। ठीक है, मार्गदर्शन का काम हमारे करती है, आवश्यकता पूर्ति का यह साधन है। मानवीय व्यवहार पर नियंत्रण करती है ये। संस्कृति की वाहक इसे बोला जाता है। व्यक्तित्व विकास में सहायक होती है। ठीक है, तो ये संस्था के कुछ महत्व हैं, इसे आप याद रखेंगे। मार्गदर्शन का काम करती है, आवश्यकता पूर्ति का साधन है, मानवीय व्यवहार पर नियंत्रण रखती है, संस्कृति की वाहक है, व्यक्तित्व विकास में सहायक है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, लघु समुदाय पालने से लेकर शमशान तक के जीवन का संयोजन है, कि किसने कहा। ऑप्शन है क्रोबर, हट्टन, रेडफील्ड, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, लघु समुदाय की अगर हम बात करते हैं तो लघु समुदाय की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, लिटिल कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, इसके जनक कौन है, रॉबर्ट रेडफील्ड है। ठीक है, नाम क्या है इनका, रॉबर्ट रेडफील्ड है। और इन्होंने किस पुस्तक में दी है, द लिटिल कम्युनिटी, याद रखेंगे आप, द लिटिल कम्युनिटी में। ठीक है, द लिटिल कम्युनिटी पुस्तक है जिसमें उन्होंने बात की है, और ये बुक आती है 1955 में। लिटिल कम्युनिटी रॉबर्ट रेडफील्ड की है, जिसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। इस लिटिल कम्युनिटी के ये 4 लक्षण, ये 4 विशेषताएं बताते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक जो इन्होंने बताई है लघुता है, लघुता। दूसरा हो जाएगा विशिष्टता, लघुता, विशिष्टता। तीसरी विशेषता हो जाएगी लक्षण समरूपता, लघुता, विशिष्टता, समरूपता। और फिर आत्मनिर्भरता की बात आती है। ठीक है, आत्मनिर्भरता की बात आती है। तो लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, ये लक्षण लघु समुदाय के किसने बताए हैं, रॉबर्ट रेडफील्ड ने बताए हैं। और अगर हम यहाँ पर समुदाय की बात करें, समुदाय के प्रकार, ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड कितने तरह के प्रकार बताते हैं, 3 बताते हैं। एक तो उन्होंने लघु समुदाय बताया है, इसे आप याद रखेंगे, लघु समुदाय। दूसरा यहां पर हो जाएगा मध्यम समुदाय। ठीक है, मध्यम समुदाय हो जाएगा। तीसरा यहां पर क्या होगा, वृहत समुदाय। तीसरा यहां पर क्या होगा, वृहत समुदाय हो जाएगा। तो ये 3 प्रकार किसके द्वारा बताए गए हैं, रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा बताए गए हैं। इसे आप याद रखेंगे, एग्जाम्स में पूछा जाता है। और लघु समुदाय जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन, इस तरह से भी स्टेटमेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है, किसका कहना है। मैक्सिको के गाँव पर इनका अध्ययन रहा है। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सी विशेषता नगरीय समुदाय की है, गैर कृषि व्यवसाय है। ऑप्शन में यहाँ पर देखिए, गैर कृषि व्यवसाय, बड़ा आकार, अधिक जनसंख्या घनत्व, या फिर ये सभी। नगरीय समुदाय की विशेषता यहां पर पूछा जा रहा है, क्या होगा यहाँ पर, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसने गांव को लघु समुदाय का सुस्पष्ट उदाहरण माना, मैकेवर, रॉबर्ट रेडफील्ड, रेडक्लिफ ब्राउन, या फिर मैकिम मेरिट। किसने गांव को लघु समुदाय का सुस्पष्ट उदाहरण माना, यहाँ पर सही क्या होगा, गांव को लघु समुदाय का सुस्पष्ट उदाहरण किसने माना।
यहाँ पर सही क्या होगा, रेडफील्ड। ठीक है, रेडफील्ड हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। गांव को ये लघु समुदाय कहते हैं क्योंकि लघु समुदाय के जो इन्होंने लक्षण 4 बताए थे वे इन्हें गांव में देखने को मिलते थे, इस वजह से गांव को इन्होंने क्या कहा था, लघु समुदाय कहा था। इसके अलावा यहाँ पर मैकेवर की अगर हम बात करते हैं तो मैकेवर समुदाय के कितने प्रकार बताते हैं, समुदाय के प्रकार मैकेवर ने कितने बताए हैं, 3 बताए हैं। ठीक है, कितने बताए हैं, 3 बताए हैं। 3 कौन कौन से हैं, एक तो इन्होंने ग्रामीण समुदाय कहा, ग्रामीण समुदाय। दूसरा यहां पर उनका हो जाएगा नगरीय समुदाय, नगरीय समुदाय हो जाएगा। ठीक है, नगरीय समुदाय हो जाएगा। तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो ये क्षेत्रीय समुदाय हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रीय समुदाय हो जाएगा। तो ये 3 प्रकार ग्रामीण, नगरीय, क्षेत्रीय समुदाय किसने बताए हैं, मैकेवर ने बताए हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, गॉफमैन के अनुसार शरण स्थल किसका उदाहरण है, सामाजिक व्यवस्था, अस्पताल, पूर्ण संस्था या फिर परंपरागत परिवार का। गॉफमैन के अनुसार शरण स्थल किसका उदाहरण है, सामाजिक व्यवस्था का, अस्पताल का, पूर्ण संस्था का, परंपरागत परिवार का। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पूर्ण संस्था है ना, टोटल इंस्टीट्यूशन का है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और पूर्ण संस्था में शरण स्थल के अलावा इन्होंने जेल, आश्रम, पागल खाने को भी बताया। ठीक है, ये सभी उदाहरण किस में आएंगे, संपूर्ण संस्था, टोटल इंस्टीट्यूशन में आएंगे। और ये कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया है। टोटल इंस्टीट्यूशन किसे कहा जाता है, जिसमें व्यक्तियों की समस्त, व्यक्तियों का एक समूह है। ठीक है, उनकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति एक संस्था के द्वारा की जाती है, उसको ही इन्होंने क्या कहा था, संपूर्ण संस्था कहा था। इसे आपको याद रखना है। केवल संस्था आता है। ठीक है, केवल संस्था आता है, ये संस्था का विकास इस तरह से अवधारणा पूछी जाती है। तो ये किसकी अवधारणा है, ये समनर की है। समनर ने ये कॉन्सेप्ट दिया है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि द्वितीयक संस्था की, ठीक है, द्वितीयक संस्था की, तो द्वितीयक संस्था का कॉन्सेप्ट और साथ में अगर हम बात करते हैं संस्थाकरण की, ठीक है, द्वितीयक संस्था और संस्थाकरण की अगर हम बात करते हैं तो ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, ये दोनों अवधारणा पार्सन्स के द्वारा दी गई है। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, संस्था शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो वो स्पेंसर के द्वारा किया गया था, फर्स्ट प्रिंसिपल्स में। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसमें सदस्यता नहीं होती, संस्था, समिति, समुदाय, सामाजिक समूह यहाँ पर दिए गए हैं। बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा आप लोगों का, आप सभी जानते हैं सदस्यता नहीं होती है तो संस्था में नहीं होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर संस्था सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसके द्वारा मूल्य के 2 प्रकार बताए गए हैं, साधारण मूल, परिधि मूल। विलियम पेरी, CM केस, MS गोरे, राधाकमल मुखर्जी यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। बताएं किसके द्वारा मूल्य के 2 प्रकार बताए गए हैं, साधारण मूल, परिधि मूल यहाँ पर दिया गया है। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, MS गोरे हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राधाकमल मुखर्जी ने साध्य मूल व साधन मूल्य की बात की है। साध्य मूल्य व साधन मूल्य की बात किसने की है, राधाकमल मुखर्जी ने की है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसका कहना है कि सामाजिक प्रतिमान एक प्रमाणित कार्य प्रणाली का रूप है, कार्य संपन्न का ऐसा तरीका है जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन देखिए, रॉबर्ट बियरस्टेड, किम्बॉल यंग, किंग्सले डेविस, लुंडबर्ग यहाँ पर दिया गया है। सामाजिक प्रतिमान एक प्रमाणित कार्य प्रणाली का रूप है, कार्यों को संपन्न करने का एक तरीका है, और ये तरीका, ठीक है, ये तरीका या पद्धति समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये किसका कहना है। इस तरह से सामाजिक प्रतिमान को, सोशल पैटर्न को किसने परिभाषित किया है। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट बियरस्टेड हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट बियरस्टेड हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट बियरस्टेड ने सामाजिक प्रतिमान के कितने प्रकार बताए थे, सामाजिक प्रतिमान के 2 प्रकार इन्होंने बताए हैं। ये 2 प्रकार कौन से हैं, एक तो संघात्मक प्रतिमान है, ठीक है, एक संघात्मक प्रतिमान है, और दूसरा प्रतिमान क्या है, सामुदायिक, सामुदायिक हो जाएगा, सामुदायिक प्रतिमान हो जाएगा, सामुदायिक प्रतिमान। अगर हम बात करते हैं संघात्मक प्रतिमान की, ठीक है, संघात्मक प्रतिमान की बात करें तो ये इसका संबंध विशेष समूह से होता है। ठीक है, विशेष समूह से होता है। और सामुदायिक प्रतिमान की बात करें तो समाज या समुदाय, ठीक है, समाज व समुदाय से इसका संबंध
होता है, ठीक है। और इसके अगर हम सामाजिक प्रतिमान की श्रेणियों की बात करें तो 3 श्रेणियों में इन्होंने विभाजन किया है सामाजिक प्रतिमान का। एक तो इन्होंने जनरीतियां बताया है, जनरीतियां, ठीक है। दूसरा इन्होंने रूढ़ियां बताया है, रूढ़ियां। और तीसरा इन्होंने क्या बताया है, कानून को, ठीक है। तीसरा इन्होंने किसको बताया है, कानून को बताया है। जनरीतियां, रूढ़ियां, कानून, ये 3 इन्होंने बताए हैं। इसे आपको याद रखना है, एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। द सोशल ऑर्डर इनकी पुस्तक है, ठीक है। द सोशल ऑर्डर इनकी पुस्तक है जो कि 1970 में आती है, ठीक है। द सोशल ऑर्डर इनकी पुस्तक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, और इनका एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, ध्रुवीय परिस्थिति, ठीक है। ध्रुवीय परिस्थिति की अवधारणा, ध्रुवीय परिस्थिति की अवधारणा है, ये किसके द्वारा दी गई है, ध्रुवीय परिस्थिति की अवधारणा, या हम क्या है, युग्मीय परिस्थिति, जो जोड़े में होती है। एक के अभाव में हम दूसरे की बात नहीं कर सकते। जैसे कि माता पिता, ठीक है, पति पत्नी, दुकानदार ग्राहक आ जाएंगे इसमें, ठीक है। शिक्षक छात्र आ जाएंगे। तो ये सभी उदाहरण ध्रुवीय परिस्थिति या युग्मीय परिस्थिति के हैं। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न है, किसने समस्त सामाजिक आदर्श नियमों को 3 कोटियों जनरीतियां, रूढ़ियां तथा कानून में विभाजित किया। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर क्या होगा, रॉबर्ट बीयरस्टेट, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सामाजिक मूल्यों की अवधारणा किसने विकसित की, मर्टन, पार्सन्स, वुड्स, राधा कमल मुखर्जी। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा, सामाजिक मूल्यों की अवधारणा पूछी जा रही है, किसके द्वारा दी गई है, यहाँ पर राधा कमल मुखर्जी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन, इनकी बुक है इंडियन वर्किंग क्लास, इंडियन वर्किंग क्लास, ये आती है 1940 में। इसके अलावा द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, 1955 में आती है। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज है, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज हो जाएगी, ये 1964 में आती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, सामाजिक मूल्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से उन्नत किया जा सकता है। ऑप्शन है, दबाव समूह के सहयोग से, श्रम संघ की मदद से, समाजीकरण से, वरिष्ठों के भय से। सामाजिक मूल्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से उन्नत किया जा सकता है। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, कौन सा विकल्प यहाँ पर होगा, समाजीकरण से, ठीक है। सोशलाइजेशन से होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समाजीकरण की बात करें, इसकी कुछ विशेषताओं की बात करें तो ये कैसी प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है। ये कैसी प्रक्रिया है, ये सीखने की प्रक्रिया है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है जो कि जीवन प्रयत्न चलती है, ठीक है। ये क्या चलती है, जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन प्रयत्न चलेगी तो ये कैसी है, गतिशील प्रक्रिया है। गतिशीलता इसमें पाई जाती है, निरंतरता देखने को मिलती है। प्रारंभिक अवस्था से संबंधित इसका प्रश्न पूछा जाता है। प्रारंभिक अवस्था कौन सी होती है, तो ध्यान रखेंगे बाल्यावस्था आएगी, ठीक है। बाल्यावस्था हो जाएगी प्रारंभिक अवस्था। और महत्वपूर्ण अवस्था एक पूछी जाती है, ठीक है। महत्वपूर्ण अवस्था आएगी, तो महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी हो जाएगी, किशोरावस्था। बाल्यावस्था से किशोरावस्था मानी जाएगी, ठीक है। बाल्यावस्था से किशोरावस्था मानी जाएगी, इसे आप याद रखेंगे। और व्यक्ति या बच्चा जिस समाज का किशोरावस्था, व्यक्ति या बच्चा जिस समाज का सदस्य होता है, उस समाज के मूल्यों मानदंडों को आत्मसात करने की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है। दूसरे समाज के मूल्यों मानदंडों को आत्मसात करना समाजीकरण नहीं कहलाती है। इस अंतर को आपको ध्यान में रखना है। अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पॉइंट्स देकर एक साथ पूछ लिए जाते हैं, तो वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं। प्रश्न है, इनमें से किसने परिवार का अध्ययन सार्वभौमिक मूल्य एवं विशिष्टीकृत मूल्य के आधार पर किया। राधा कमल मुखर्जी, जेम्स पेरी, पार्सन्स, डेविड कूपर यहाँ पर दिए गए हैं। बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा।
यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पार्सन्स हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, विकल्प सी पार्सन्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और राधा कमल मुखर्जी की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने साध्य मूल्य व साधन मूल्य की बात की है, ठीक है, साध्य मूल्य व साधन मूल्य की बात इन्होंने की है। और इसके आधार पर, ठीक है, इनके आधार पर मूल्यों का संस्करण दिया है इन्होंने, ठीक है, मूल्यों का संस्करण इन्होंने दिया है। इसमें इन्होंने जैविक मूल्य की बात की है, जैविक मूल्य की बात की है। दूसरा सामाजिक मूल्य है, दूसरा क्या हो जाएगा, सामाजिक मूल्य हो जाएगा। और तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा आध्यात्मिक मूल्य है, ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक मूल्य हो जाएगा। साध्य व साधन मूल्यों के आधार पर इन्होंने मूल्यों का संस्करण दिया है, जिसमें जैविक मूल्य, सामाजिक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्य की बात राधा कमल मुखर्जी के द्वारा की गई है, ठीक है। इन बातों को, और डेविड कूपर की द डेप्थ ऑफ द फैमिली इनकी पुस्तक एग्जाम्स में पूछी जाती है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मिलान करें। सांस्कृतिक विलंबना संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। संस्कृति के प्रकट व अप्रकट तत्व और अधिवैतिक व अधिसावयवी संस्कृति यहाँ पर दिया गया है। यहां पर सही क्या होगा, सांस्कृतिक विलंबना की बात किसने की थी, ये ऑकबर्न ने की थी, ठीक है, ए का 4 यहाँ पर देखिए विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ये किसका कहना है, ये यहाँ पर हर्शकोविट्ज का कहना होगा, ठीक है। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ये विकल्प में गड़बड़ है, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख ले, ए का 4 हो जाएगा, बी का क्या होगा, 3 होगा। संस्कृति के प्रकट व अप्रकट तत्व की बात करें तो ये क्लूखॉन होगा, सी का यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। संस्कृति के प्रकट व अप्रकट तत्व क्लूखॉन हो जाएगा। अधिसावयवी व अधिवैतिक संस्कृति की जो बात की गई है ये क्रोबर के द्वारा की गई है, ठीक है, ये क्रोबर के द्वारा की गई है। तो ए का 4 है, सांस्कृतिक विलंबना ऑकबर्न का हो जाएगा। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यह हर्शकोविट्ज का कहना है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। और इसके अलावा संस्कृति के प्रकट अप्रकट तत्व ये क्लूखॉन के द्वारा बताए गए हैं, और अधिवैतिक तथा अधिसावयवी संस्कृति की बात क्रोबर ने की है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन, इसे सही से ऐसे करके देख लें। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, संस्कृति मूल्यांकनों तथा शैलियों में अपनी अभिव्यक्ति करते हुए जीवन को कहा जाता है। ऑप्शंस है मैकेवर्ट, टाइलर, घुरिये, गॉर्डनर। बताएं यह परिभाषा संस्कृति से संबंधित किसने दी है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, मैकेवर, ठीक है, मैकेवर है। और मैकेवर कहते हैं संस्कृति आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, ठीक है, आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, ये किसने कहा है, संस्कृति के बारे में मैकेवर ने। भौतिक संस्कृति को उन्होंने क्या कहा, सभ्यता। भौतिक संस्कृति को ये क्या कहते हैं, सभ्यता कहते हैं मैकेवर, इसे आपको याद रखना है। टाइलर की पुस्तक, टाइलर ने संस्कृति को क्या कहा था, जटिल समग्रता। इनकी परिभाषा थोड़ी लंबी है, जटिल समग्रता कहा था, इसे आप, ये कीवर्ड है, इसे इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है। प्रिमिटिव कल्चर इनकी पुस्तक है, प्रिमिटिव कल्चर इनकी पुस्तक है, ठीक है, जिसमें उन्होंने संस्कृति की बात की है टाइलर ने। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, नगरीकरण से संबंधित उप संस्कृति का सिद्धांत का निरूपण किसने किया, फिशर, बर्गेस, वर्थ, गॉल्पिन। यहाँ पर दिया गया है विकल्प, नगरीकरण से संबंधित उप संस्कृति का सिद्धांत किसने दिया है। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पे देखिए बताएं, नगरीकरण की अगर बात आती है, ठीक है, नगरीकरण हो गया, घेटों की अवधारणा हो गया, उपनगर की बात हो गई, नगरीयता, ये सभी जो अवधारणाएं हैं ये किसकी हैं, लुई वर्थ की हैं, ठीक है, लुई वर्थ ने अवधारणा दी है। उप संस्कृति का सिद्धांत जो कि नगरीकरण से संबंधित है, ये किसके द्वारा दिया गया है, ये फिशर के द्वारा दिया गया है। केवल उप संस्कृति पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, केवल उप संस्कृति का सिद्धांत आता है तो ये किसके द्वारा दिया गया है, वेबर के द्वारा दिया गया, ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया है, वेबर के द्वारा दिया गया है, इसे आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, देखते हैं। प्रश्न है, लघु समुदाय की अवधारणा का उपयोग एवं परीक्षण भारतीय समाज के अध्ययन में किसने किया, एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, बी.आर. चौहान, योगेश अटल। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। लघु
समुदाय की अवधारणा का उपयोग व परीक्षण भारतीय समाज के अध्ययन में किसके द्वारा किया गया था? किसने किया था? ब्रजराज चौहान ने किया था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो रॉबर्ट रेडफील्ड ने 4 विशेषताएं या 4 लक्षण जो बताए थे, लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, उन चारों विशेषताओं में से 4 जो विशेषताएं थी 4 में से 2 जो विशेषताएं थी, ठीक है, 2 विशेषताओं का भाव इन्होंने राजस्थान के गांव पर अध्ययन किया था, वहां पर देखा था। ये 2 विशेषताएं कौन सी हैं? एक तो समरूपता है, ठीक है, और दूसरी आत्मनिर्भरता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ब्रजराज चौहान ने 2 इन विशेषताओं या इन लक्षणों का अभाव राजस्थान के गांव राणावतु की सादरनी में देखा था, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। किसने मत व्यक्त किया कि लोगों की संस्कृति का प्रमुख निर्धारक उत्पादन का ढंग है? बी टेलर, मैकएवर, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स यहाँ पर ऑप्शन है। लोगों की संस्कृति का प्रमुख निर्धारक उत्पादन का ढंग है, ये किसका कहना है? यहाँ पर सही क्या होगा? कार्ल मार्क्स होगा, ठीक है, कार्ल मार्क्स होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। आर्थिक निर्धारणवादी इन्हें कहा जाता है, ठीक है, आर्थिक निर्धारणवादी में इनका नाम आता है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए। निम्नांकित सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के सिद्धांतकारों में किसने यह तथ्य दिया कि परिवर्तन बाह्य कारकों द्वारा समर्थन पाते हुए व्यवस्था के भीतर से घटित होता है? बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? ऑप्शंस में है पैरेटो, स्पैंगलर, टॉयनबी, सोरोकिन। पैरेटो, स्पैंगलर, टॉयनबी, सोरोकिन यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट क्या होगा यहाँ पर? सोरोकिन होगा, ठीक है, सोरोकिन हो जाएगा। पैरेटो ने सामाजिक परिवर्तन से संबंधित कौन सा सिद्धांत दिया था? अभिजात वर्ग का परिभ्रमण। अभिजात वर्ग का परिभ्रमण ये सिद्धांत इनका है, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है। इनका सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सांस्कृतिक गत्यात्मकता का हो जाएगा, सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत हो जाएगा। और इनके इस सिद्धांत को, ठीक है, इनके इस सिद्धांत को गत्यात्मकता का हो जाएगा। इनके इस सिद्धांत को, ठीक है, इनके इस सिद्धांत को सीमाओं का सिद्धांत, उतार चढ़ाव का सिद्धांत, उतार चढ़ाव का सिद्धांत और पेंडुलम के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, ठीक है, पेंडुलम के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, या घड़ी के पेंडुलम के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम्स में इस तरह से इनका पूछा जाता है। टॉयनबी का चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत है, चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत है। टॉयनबी का सामाजिक परिवर्तन से संबंधित, ठीक है, यहाँ पर सोरोकिन होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सामाजिक संस्थाएं समान इच्छाओं द्वारा संस्थापित संगठित मानव संबंधों का पुंज है, ये कहा गया है। ऑप्शंस हैं कूले, किंग्सले डेविस, E.A. रॉस, शेरिफ एंड शेरिफ। बताएं यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर किंग्सले डेविस होगा, ठीक है, किंग्सले डेविस हो जाएगा। किंग्सले डेविस की अगर हम बात करें तो इन्होंने समुदाय के 4 प्रकार बताए थे, ठीक है, समुदाय के प्रकार इन्होंने कितने बताए हैं? 4 प्रकार इन्होंने बताए हैं। पहला तो इन्होंने आदिम समुदाय की बात की है, ठीक है, आदिम समुदाय। दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभ्य समुदाय, आदिम समुदाय, सभ्य समुदाय हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर ग्रामीण समुदाय हो जाएगा, और इसके अलावा लास्ट हो जाएगा नगरीय समुदाय, नगरीय समुदाय। तो ये 4 प्रकार हो जाएंगे इनके, आदिम समुदाय, सभ्य समुदाय, ग्रामीण और नगरीय समुदाय, जो कि किंग्सले डेविस के द्वारा बताए गए हैं। सामाजिक व्यवस्था के 2 प्रकार इन्होंने बताए थे, ठीक है, सोशल सिस्टम की बात की जाए तो सामाजिक व्यवस्था के प्रकार इन्होंने 2 बताए थे। एक तो इन्होंने आदर्श व्यवस्था बताया है, ठीक है, सॉरी यथार्थ व्यवस्था, वास्तविकता में जो देखने को मिलती है, ठीक है, हाँ आदर्श है, वास्तविक, आदर्श है और वास्तविक है, 2 थी ये, आदर्श व्यवस्था और दूसरी क्या हो जाएगी? यथार्थ व्यवस्था, या हम कहें वास्तविक व्यवस्था। तो ये 2 तरह के सामाजिक व्यवस्था की इन्होंने बात की है। इसके अलावा इन्होंने सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था, ठीक है, किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर ने, ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे यहाँ पर देखिए,
पर संस्कृति ग्रहण की विशेषताएं यहाँ पर बताई गई हैं और सही बताना है कौन सी। देखिए 4 दी गई हैं। पहला है पर संस्कृति ग्रहण एक तरफा प्रक्रिया है। दूसरा है पर संस्कृति ग्रहण स्वेच्छा या दबाव दोनों ही प्रकार से हो सकता है। तीसरा है पर संस्कृति ग्रहण में संपर्क में आने वाली दोनों ही संस्कृतियों का संपूर्ण मिश्रण नहीं होता, बल्कि वे अपनी विशेषताएं भी बनाए रखती हैं। चौथा है पर संस्कृति ग्रहण सांस्कृतिक संप्रेक्षण अर्थात एक समूह से दूसरे समूह में संस्कृति हस्तांतरण की एक प्रक्रिया है। कौन सी विशेषताएं इसकी यहाँ पर होंगी? यहाँ पर विकल्प होगा बी। ठीक है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आखिरी प्रश्न है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी समाज में आविष्कृत अथवा शोधित सांस्कृतिक तत्वों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में अन्य समाजों में विस्तार होता है, ये कहलाती है। ऑप्शन है सांस्कृतिक प्रसार, पर संस्कृति ग्रहण, संस्कृति सापेक्षवाद, सांस्कृतिक संपर्क। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी समाज में आविष्कृत अथवा शोधित सांस्कृतिक तत्वों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अन्य समाजों में विस्तार होता है, इसे हम क्या कहेंगे? सांस्कृतिक प्रसार कहेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।